Hello everyone. Today we'll start with lecture number 2, genetics. हम बात कर रहे थे सेल साइकिल की। सेल साइकिल में हमने 2 फेजेस की बात की थी, इंटरफेज एंड एम फेज। अब इंटरफेज भी 3 स्टेजेस में सब डिवाइडेड है, G1, S, G2 फेज, और एम फेज में भी 4 फेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बताती हूँ कि होता क्या है बेसिकली। G1 फेज में डीएनए 46, जैसे हम ह्यूमन सेल की बात करें तो 46 क्रोमोसोम ही रहते हैं। एस फेज में डीएनए डबल हो जाता है तो 92, डीएनए का कंटेंट 92 हो जाता है, बट क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। G2 फेज में 92 ही रहता है, प्रोफेज में भी 92, मेटाफेज में भी 92, राइट। और एना फेज में उसकी डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, पर रहता अभी भी 92 ही है। जब प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास 2 सेल बन जाते हैं, 46, एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो 46। नाउ लेट्स टॉक अबाउट some details of different phases of cell cycle. प्रोफेज में क्या, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर डीएनए पूरा क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। टेलोफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है, ये डीएनए डबल हो चुका है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम की फॉर्म में ऐसे अरेंज हो जाता है, तो ये मेटाफिजिक प्लेट पे ही अरेंज हो जाते हैं। with the help of mitotic spindles. माइटोटिक स्पिंडल्स किससे निकलते हैं, सेंट्रीओल से। अब क्या होगा, ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। सेंट्रोमियर से स्प्लिटिंग हो जाती है क्योंकि स्पिंडल फाइबर इस तरफ, ये वाले स्पिंडल फाइबर इसको इस तरफ खींचते हैं और ये इसको इस तरफ खींचते हैं, इस वजह से क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। अब ये स्प्लिटिंग हो चुकी है क्रोमोसोम की, फिर से ये डीकंडेंस होना स्टार्ट होते हैं। और फर्दर ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है,
इसमें क्रोमोसोम नंबर था 9, लेट इट बी। मैंने सारे नहीं बनाए हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम ऐसे लाइन वाइज अरेंज होते हैं। जैसे इसमें 92 डीएनए कंटेंट था, इसमें भी 92 रहा। और यहाँ पे डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, 46 इधर, 46 इधर। ओवरऑल तो अभी भी 92 ही रहा, बट इस केस में 46 और 46 डिवाइड हो गया। ये कौन सा साइकिल मैंने आपको दिखाया है, एम एम फेज का माइटोसिस साइकिल। अगर माइटोसिस होगी मीन्स डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनेगा। पेरेंटल इनिशियली एस फेज से पहले G1 फेज में हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स थे, तो टीलो फेज में भी 46 ही रहे। लेट्स टॉक लिटिल बिट मोर अबाउट मेटाफेज। हम थोड़ी सी ना इस मेटाफेज की बात करेंगे, ठीक। अब देखिए, हमारे पास ये मेटाफिजिक सेल है, इसमें क्रोमोसोम्स इस तरह अरेंज थे। मेटाफिजिक प्लेट पे द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ना, ये था मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन का। मेटाफेज जो मियोसिस का होता है उसमें इस तरह से अरेंजमेंट रहता है, मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने हो जाते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, बेसिकली ऐसे क्रोमोसोम्स जो सेम करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने ब्लू में शो किए हैं क्रोमोसोम्स, मान लीजिए ये भी क्रोमोसोम हाइट को ही शो कर रहा है और ये भी हाइट को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने आ जाते हैं, तो इसमें कोई सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं होता। ये है क्या, मेटाफेज वन ऑफ मियोसिस। तो अब यहाँ से ये इसका साइटोसॉल डिवाइड होगा। मैं थोड़ा सा इसको फर्दर बना देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो ये फर्दर डिवाइड हो जाता है, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। ये कौन सी फेज आ गई है, टीलोफेज वन। जस्ट एनाफेज खत्म हुई है, प्री टीलोफेज वन ऑफ मियोसिस। अब क्या होना है, अब मियोसिस मियोसिस की प्रोफेज टू होएगी। प्रोफेज टू में क्या होना है, ये डी कंडेंस होने हैं थोड़े से। मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस। अब देखो फिर से प्रोफेज आएगी, फिर मेटाफेज में देखो कैसे होता है। बेसिकली एक ही मैं सेल अब ले रही हूँ, ठीक है। उस सेल में जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम का तो ऑलरेडी सेग्रीगेशन हो चुका है,
फिर सभी क्रोमोसोम ऐसे इस तरह मेटाफिजिक प्लेट पे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं और ये सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो जाता है। अब आपके पास क्या होना है, स्प्लिटिंग हो गई है, क्रोमोसोम नंबर आपका रिस्टोर हो जाएगा। डीएनए डबल कंटेंट था ना, मियोसिस में मेटाफेज 2 की ज़रूरत क्यों पड़ी? डीएनए डबल था ना, डीएनए को सिंगल करने के लिए। अब जैसे फर्दर अब इसको मैं अगर बनाऊँ तो ये हैप्लॉइड बन जाते हैं, ठीक है। अब ये फिर से डीकंडेंस हो जाएंगे। मतलब जो मियोसिस होता है उसमें डिप्लॉयड से हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं और कितने बनते हैं? 4 सेल्स बनते हैं। Now let's talk about some basic definitions. जैसे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ, जीन और एलील, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जीन क्या होता है? इट इज बेसिकली a nucleotide sequence coding for a protein. जैसे अब आपके पास ये डीएनए रहता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से फर्दर प्रोटीन बनते हैं, है ना। तो डीएनए का वो पार्ट, डीएनए का वो हिस्सा जिसमें किसी प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? जीन। ठीक है। अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूँ तो डीएनए ही तो ऐसे कॉइल हो के कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। तो अब ये जीन इस छोटी सी जगह में आ जाएगा, है ना, ये छोटी सी जगह में आ जाएगा। तो बेसिकली जो जीन होता है वो कुछ नहीं होता, वो एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जो कि किसी प्रोटीन को कोड करता है। अब एलील क्या होता है? एलील इज alternate form of a gene. अब जैसे मैं इसका एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, टी जो आपके पी प्लांट थे उसमें टॉलनेस के लिए एक जीन था कैपिटल टी, और ड्वार्फनेस के लिए एक जीन है स्मॉल डी, सॉरी स्मॉल स्मॉल टी। तो ये जीन भी आपका हाइट को डिसाइड करता है और ये भी हाइट को डिसाइड कर रहा है। एक ही जीन की दो फॉर्म्स हुई, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? एलील्स। I hope you understand. Thank you.